तो अपन लोग थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और जो अपना थर्ड चैप्टर है इसका नाम है प्लांट किंगडम। अब तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, सभी लोग ध्यान देना। पहले पता है क्या हुआ था, पहले जो 3 किंगडम अभी अपन ने पढ़ा, कौन से किंगडम? पहले मोनेरा किंगडम पहला, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई। पहले क्या किया गया था, पहले ये तीनों किंगडम को एक कैटेगरी में डाल दिया था, वो था प्लांट किंगडम। ये तीनों की तीनों पहले क्या थे, ये तीनों के तीनों एक कैटेगरी में थे, जो थे प्लांट किंगडम। ये तीनों के तीनों जो अलग अलग किंगडम्स थे, ये अलग अलग किंगडम पहले एक ही किंगडम के अंदर थे, वो हो गया था प्लांट किंगडम। बट धीरे धीरे क्लासिफिकेशन में चेंज आया और क्लासिफिकेशन में चेंज आने के बाद इन तीनों किंगडम को निकाल दिया प्लांट किंगडम से और अलग अलग सेपरेट किंगडम बना दिया। पहले हुआ क्या, पहले पता है क्या हुआ था, क्लासिफिकेशन सही तरीके से हुई नहीं थी। पहले क्या किया था, प्लांट्स जैसे कोई दिखता था तो उसको प्लांट के अंदर डाल दिया, और जो एनिमल के जैसे दिखता था उसको एनिमल किंगडम के अंदर डाल दिया। ऐसा करते थे क्लासिफिकेशन पहले के टाइम पे। बट अब जब क्लासिफिकेशन एडवांस हो चुका और क्लासिफिकेशन में लोगों को समझ में आ रहा है, तो क्या किया, ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंजाई, ये जो 3 किंगडम जो पहले प्लांट किंगडम में थे, अब इन तीनों किंगडम को हटा दिया है प्लांट किंगडम से, और एक अलग किंगडम है प्लांट किंगडम, और ये 3 अलग किंगडम है। चलो इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, तुम लोगों ने मोनेरा अगर पढ़ा होगा तो मोनेरा में एक एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे करके एक एग्जांपल पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया। चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले पता है क्या हुआ था, बहुत पहले जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तब इस ब्लू ग्रीन एल्गे को डाल दिया था किसके अंदर, इस ब्लू ग्रीन एल्गे को डाल दिया था प्लांट किंगडम के अंदर। इसको किसके अंदर डाल दिया था, इसको डाल दिया था प्लांट किंगडम के अंदर। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये ब्लू ग्रीन एल्गे को क्यों प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया, तो इसका रीजन बताता हूं। ब्लू ग्रीन एल्गे को प्लांट किंगडम के अंदर इसीलिए डाल दिया था क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट थी। इसके पास क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था और सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो यहां पे मैं बताता हूं ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल और सेल वॉल प्रेजेंट था, और ये सेल वॉल भी किससे बनी हुई थी, सेल्यूलोज से बनी हुई थी। तो क्या हुआ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज प्लांट किंगडम की जैसी लगी। कि देखो प्लांट के पास भी क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है तभी जाके वो फूड बना पाते हैं, और उनके पास जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। तो इन लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज लगी, इन लोगों को लगा कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, इस ब्लू ग्रीन एल्गे की कुछ प्रॉपर्टीज है जो किसकी तरह मैच कर रही है, प्लांट किंगडम की तरह मैच कर रही है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस ब्लू ग्रीन एल्गे को प्लांट किंगडम में डाल दिया। बट जब धीरे धीरे क्लासिफिकेशन की प्रोसेस बढ़ी, तब इन लोगों ने देखा कि नहीं, इस ब्लू ग्रीन एल्गे की जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज किसकी तरह मैच कर रही है, तो ये प्रॉपर्टीज मैच कर रही है मोनेरा किंगडम की तरह। तो इन लोगों ने क्या किया, इस ब्लू ग्रीन एल्गे को प्लांट किंगडम से निकाल दिया, और प्लांट किंगडम से निकालने के बाद इस ब्लू ग्रीन एल्गे को डाल दिया मोनेरा किंगडम में। और मोनेरा किंगडम में जब इसको डाला, तब इसका नाम इन लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गे हटा के इसको साइनोबैक्टीरिया कर दिया। तो आज इस बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है, या फिर इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या क्या देखा, अभी अपन ने सबसे पहली चीज देखा कि पहले मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, ये तीनों किंगडम प्लांट किंगडम के अंदर थे पहले के, तो बहुत पहले के टाइम पे। बट अब जब क्लासिफिकेशन एडवांस हो चुका है, अब क्लासिफिकेशन में जब बहुत सारी प्रोसेस लोगों को पता है, तो क्या किया, इस प्लांट किंगडम से ये तीनों किंगडम को निकाल के अलग अलग किंगडम बना दिया। इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता था, ये सबसे पहले थी प्लांट किंगडम के अंदर। किस में प्रेजेंट थी, ये प्रेजेंट थी प्लांट किंगडम के अंदर। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये क्यों प्लांट किंगडम के अंदर है, तो इसका रीजन ये था कि इसके पास क्लोरोफिल भी था और सेल वॉल थी, और सेल वॉल किससे बनी थी, सेल्यूलोज से। तो क्या हुआ, इनको लगा, साइंटिस्ट को लगा उस समय कि नहीं यार, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है ये एक प्लांट किंगडम के अंदर आनी चाहिए। तो इन लोगों ने इसको प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया। बट जब धीरे धीरे क्लासिफिकेशन की प्रोसेस बढ़ी, और क्लासिफिकेशन की प्रोसेस जब बढ़ी, तब पता चला कि इस ब्लू ग्रीन एल्गे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती है मोनेरा से। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है, मोनेरा से मैच करती है। और क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी मोनेरा से मैच करती है, तो इसको क्या कर दिया, ब्लू ग्रीन एल्गे को प्लांट किंगडम से निकाल दिया और इसको डाल दिया मोनेरा किंगडम में। और जब इसको मोनेरा किंगडम के अंदर डाल दिया, तो इसका नाम रख दिया साइनोबैक्टीरिया। अब देखो मैंने बताया था मोनेरा किंगडम में अपन पर्टिकुलरली किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया ब्लू ग्रीन एल्गे। एल्गे पाए जाते हैं प्लांट किंगडम में, बट बैक्टीरिया किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं मोनेरा किंगडम
किंगडम में, तो इन लोगों ने तब इसका ब्लू ग्रीन एल्गे से नाम चेंज करके साइनोबैक्टीरिया रख दिया। तो आज इसे ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो अपन लोग प्लांट किंगडम में अपन 5 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। कौन से 5 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ोगे? सबसे पहले तुम लोग पढ़ोगे एल्गे। सबसे पहले प्लांट किंगडम में किसके बारे में पढ़ोगे? एल्गे के बारे में पढ़ोगे। फिर तुम लोग पढ़ोगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, पढ़ोगे। फिर तुम लोग पढ़ोगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स। अब अगर टेरिडोफाइट्स की स्पेलिंग देखोगे तो मैंने इसको लिखा है पी से और फिर लिखा है टेरिडोफाइट्स, तो यहाँ पे पी जो है ये साइलेंट है, इसलिए इसको टेरिडोफाइट बोला जाता है। तो तुम लोग ये एल्गे पढ़ोगे, ब्रायोफाइट पढ़ोगे, टेरिडोफाइट पढ़ोगे और फिर इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज पढ़ोगे। एक को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स, और एक को बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज है जो तुम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हो? प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ने वाले हो। अपन एक एक करके एल्गे पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम पढ़ना। प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले अपन जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले तुम लोगों को कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। चलो तो अपन कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे जो अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में नहीं समझा था। तो जिसको मिटा देता हूं और अपन कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं। तो चलो, क्लासिफिकेशन जो होता है ये 3 टाइप का देखा जाता है। क्लासिफिकेशन जो होता है ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन देखा जाता है। क्या क्या होते हैं चलो देखते हैं अपन। तो क्लासिफिकेशन जो है मैं इसको लिख देता हूं, ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। चलो, सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है इसको बोला जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। और जो अगला क्लासिफिकेशन है, ये 3rd नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, इसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग, मैंने क्या बोला कि क्लासिफिकेशन अपन पढ़ने वाले थोड़ा सा डिटेल में। और क्लासिफिकेशन जो अपन पढ़ेंगे वो कितने टाइप के पढ़ेंगे? 3 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक को बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक को बोला जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक को बोला जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे बात आती है, सबसे पहली चीज तो ये बात आती है क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में, कैटेगरी में रखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मान लो ये रूम है और इस रूम में पेड़ भी रखे और जानवर भी रखे, तो मैं क्या करूंगा? पेड़ और जानवर रखे तो मैं क्या करूंगा? दोनों को एक अलग अलग कैटेगरी बना दूंगा। एक कैटेगरी बना दूंगा प्लांट, एक कैटेगरी बना दूंगा एनिमल। प्लांट कैटेगरी में सारे पेड़ को डाल दूंगा और एनिमल कैटेगरी में क्या कर दूंगा? मैं एनिमल्स को डाल दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। और कैसे क्लासिफाई किया? उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। जो मेरे को पेड़ जैसे दिख रहा था मैंने उसको पेड़ वाले कैटेगरी में डाल दिया, और जो मेरे को एनिमल जैसे दिख रहा था उसको मैंने किसके अंदर डाल दिया? एनिमल वाले कैटेगरी में डाल दिया। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन जो होती है ये देखी जाती है 3 डिफरेंट टाइप्स की। क्या क्या 3 डिफरेंट टाइप होते हैं क्लासिफिकेशन के? तो ये जो 3 डिफरेंट टाइप होते हैं, ये 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप है नेचुरल क्लासिफिकेशन और 3rd टाइप है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एक एक करके अपन सबको समझेंगे। चलो, ये चीज समझने के पहले 2 इंपॉर्टेंट शब्द तुम लोगों को बता देता हूं, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम लोगों को समझा देता हूं, ध्यान देना तुम लोग। तो चलो वो टर्म्स क्या है बताता हूं। सबसे पहला टर्म जो मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ये टर्म है मॉर्फोलॉजी। सबसे पहला टर्म जो तुम लोग को बता रहा हूं, ये टर्म है मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट टर्म है मॉर्फोलॉजी और सेकेंड टर्म जो तुम लोग को बताऊंगा ये है एनाटॉमी। चलो, तो इसके बारे में अपन समझते हैं ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी क्या होता है। चलो, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जब भी अपन किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, जब भी मान लो मैं किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहा हूं या उसकी स्टडी कर रहा हूं, और मैं कैसे स्टडी कर रहा हूं? उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देख के स्टडी कर रहा हूं या फिर उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को देख के स्टडी कर रहा हूं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल बोल सकते हैं मॉर्फो, और एक्सटर्नल फीचर बोल सकते हैं अपन। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी।
तो अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ रहा हूं या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहा हूं, तो उस टाइप की स्टडी को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। तो ये शब्द बार बार अब अपने को आने वाला है, ये शब्द आगे कभी भी ये शब्द आएगा तो तुम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। तो अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर या फिर उसके फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ रहा हूं, तो इस टाइप की स्टडी को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल फीचर और लॉजी मतलब स्टडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान की बात करूं, अगर मैं इंसान के बालों के बारे में पढ़ रहा हूं, कान के बारे में पढ़ रहा हूं और इंसानों के हाथ के बारे में, पैर के बारे में पढ़ रहा हूं, तो ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, इंसानों की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हैं तुम लोगों को? तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। अब अगर मैं बात करूं एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल इंसानों की बात करते हैं अपन, अगर मैं इंसान के किडनी के बारे में पढ़ रहा हूं या किडनी के बारे में स्टडी कर रहा हूं या लंग्स के बारे में स्टडी कर रहा हूं, लिवर के बारे में स्टडी कर रहा हूं, पेनक्रियास के बारे में स्टडी कर रहा हूं या इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं इंसान के अंदर के स्ट्रक्चर, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अगर स्टडी करता हूं, तब इसको बोला जाता है एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी को अपन क्या लिख सकते हैं? मॉर्फोलॉजी को लिख सकते हैं अपन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो जब अपन किसी ऑर्गेनिज्म के बाहरी फीचर्स या फिर एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, तब उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी क्या है? तो एनाटॉमी में मैं लिख सकता हूं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होती है, ये बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड, मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख दूंगा कि इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो करेंगे, बट कैसे क्लासिफाई करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मतलब उनके एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से अपन क्या करेंगे? एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से अपन क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। तो फिर से व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एक ऐसी टाइप की क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन तो करेंगे, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में अपन कैटेगराइज करेंगे, बट किस बेसिस पे करेंगे? यहाँ पे उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे। चलो इसको समझाता हूं मैं। इसको पता है कैसे समझ सकते हैं? इसको समझ सकते हैं, देखो मेरे को क्या किया, मैंने क्या किया, मेरे को जो भी पेड़ जैसी दिखने लायक चीज दिख रही थी, मैंने क्या किया, पेड़ जैसी दिखने लायक चीजों को एक कैटेगरी में डाल दिया और उसको बोल दिया प्लांट किंगडम। तो मैंने क्या किया, मैंने फिजिकल फीचर देखा कि हाँ ये मेरे को पेड़ जैसे दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको बोल दिया हाँ ये प्लांट किंगडम में है। और फिर उसी तरीके से मैंने क्या किया, जो मेरे को जानवरों जैसे दिख रहे थे या एनिमल्स टाइप दिख रहे थे, उनको मैंने अलग किंगडम में डाल दिया और बोला कि ये क्या है, ये एनिमल किंगडम। तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया, जो अभी बताया, जो पेड़ जैसे दिख रहे थे पेड़ में डाल दिया, जो जानवर जैसे दिख रहे थे जानवर में डाल दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया, ये कैसा क्लासिफिकेशन है? ये है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और इसमें सिर्फ किसके बारे में ध्यान दिया जाता है? इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में ध्यान दिया जाता है, मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है उसके बारे में ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसमें अपन लिख सकते हैं इट इज गिवन बाय लीनियस नाम का एक साइंटिस्ट था, कैरोलस लीनियस नाम का एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया है। तो ये हो गया अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब अपन सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है इसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन। जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है इसको बोला जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो चलो देखते हैं क्या है ये नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं नेचुरल क्लासिफिकेशन में कि नेचुरल क्लासिफिकेशन is based on both external as well as internal features। तो ध्यान देंगे, अपन देखेंगे कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो करेंगे, बट यहाँ पे अपन दो चीजों के बारे में ध्यान देंगे। अपन उस ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर, मतलब अपन उस ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी को भी देखेंगे,
एज वेल एज अपन उसके इंटरनल फीचर मतलब अपन उस ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमी को भी देखेंगे। और जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर दोनों को देख के जब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है तब इस टाइप के क्लासिफिकेशन को बोला जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें पता है इंटरनल फीचर्स में क्या क्या देखा जाता है, तो इंटरनल फीचर में देखा जाता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल साइज क्या है, सेल में न्यूक्लियस कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। सेल का न्यूक्लियस कैसा है सेल का, या फिर एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, ये सारी चीज देखी जाती है इस पर्टिकुलर चीज में। तो ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। देखो अगर मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कि एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जहां पे अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग ग्रुप में रखेंगे, बट कैसे रखेंगे, उनके एक्सटर्नल फीचर मतलब बाहर से वो कैसे दिख रहे हैं उस हिसाब से रखेंगे। चलो और दूसरी बात करूं मैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन हो जाएगा जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो करेंगे, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कैटेगरीज में तो रखेंगे, बट किस बेसिस पे रखेंगे, इसको अपन रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर। अपन उस ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर भी देखेंगे और साथ साथ में अपन क्या देखेंगे, इंटरनल फीचर भी देखेंगे। ये दोनों जब अपन देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर, और तब जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे, तब इस टाइप के क्लासिफिकेशन को बोला जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दिया था, ये दिया था लिनियस ने। अब अपन देखते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो दिया है ये दो साइंटिस्ट ने दिया है। तो अपन लिख सकते हैं गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज बेंथम, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज बेंथम, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ डेल्टन हुकर। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया हुआ है, या दो साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में, और वो दो साइंटिस्ट कौन थे, एक थे जॉर्ज बेंथम और एक थे जोसेफ डेल्टन हुकर। तो ये हो गया अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब अपन देखेंगे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है इसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो सभी लोग ध्यान देना, अपन लोग पढ़ रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन होता है जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। फॉर एग्जांपल इंसानों की बात की, अगर अपन इंसानों की बात करें तो इंसानों का ऐसा माना जाता है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व होके बने हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, पता है ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो करेंगे, बट कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी relationship of an organism। चलो तो ये जो होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, बट कैसे किया जाता है, इवोल्यूशन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है कि पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म था, फिर उसके बाद कौन इवॉल्व होकर आया, फिर उसके बाद कौन इवॉल्व हुआ। इस तरीके से इस टाइप के क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। तो अपन ने यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और एक है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चलो अब यहाँ पे अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और जो अपन अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले इस टॉपिक का नाम है टेक्सोनॉमी अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले। अब टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, तो टेक्सोनॉमी को भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो करेंगे अपन, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालेंगे, बट एक पर्टिकुलर मैनर में डालेंगे, उसके सही तरीके से उसके फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक को देख के डालेंगे। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में, और यहाँ पे पर्टिकुलरली अपन पढ़ने वाले 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो अपन यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के टेक्सोनॉमी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली टेक्सोनॉमी जो अपन पढ़ेंगे ये है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। चलो अपन देखते हैं ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब क्या है।
चलो तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है तो देखते हैं। ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है इस टाइप की टेक्सोनॉमी को परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर में। तो इसको अपन लिख सकते हैं इट इज कैरिड आउट इन कंप्यूटर, इट इज कैरिड आउट इन कंप्यूटर्स। मतलब ये जो टेक्सोनॉमी है इसको किसमें किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है। अब इसमें होता क्या है तो यहां पे पता है क्या किया जाता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, कोई भी जानवर की या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक नंबर या फिर कोड असाइन कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने ले लिया एक कैरेक्टर ले लिया और इस कैरेक्टर को या तो मैं क्या कर दूंगा, नंबर असाइन कर दूंगा, या तो मैं इसको क्या असाइन कर दूंगा, कोड असाइन कर दूंगा, और तब जाके ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। देखो अब क्या है कि अपन जब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे या फिर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो एक एक कैरेक्टर को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर एक एक कैरेक्टर को डिटेल पढ़ना और फिर उसके बारे में समझना ये एक बहुत लेंदी और डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की मदद ली जाती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैसे होती है, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें कोई भी वो जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने कैरेक्टर ले लिया 4 पैर वाले ऑर्गेनिज्म, 4 लेग्स ऑर्गेनिज्म, तो ये मेरा एक कैरेक्टर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर को या तो एक नंबर असाइन कर दूंगा या फिर इस कैरेक्टर को क्या कर दूंगा, कोड असाइन कर दूंगा और इसको सेव करके रख दूंगा मैं कंप्यूटर में। अब जब भी मेरे को कभी भी इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये अब कैरेक्टर के बारे में याद नहीं रखूंगा, मैं याद रखूंगा इस नंबर को या कोड को, और फिर मैं क्या करूंगा, वो कंप्यूटर में वो नंबर और कोड डालूंगा तो मेरे को वो कैरेक्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है कि इसको कंप्यूटर में परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं नंबर, इसमें अपन लिख सकते हैं नंबर और कोड इज असाइन, नंबर और कोड इज असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स को या तो नंबर और कोड असाइन किया जाता है, एंड देन द डेटा इज प्रोसेस्ड। चलो तो इधर ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में बात किया है। क्या है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक ऐसी टेक्सोनॉमी है जिसमें अपन क्या करेंगे, अपन ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का या फिर ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ रहे हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर रहे हैं, वो किस में करेंगे, अपन कंप्यूटर्स में करेंगे। कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में पर्टिकुलरली कोई भी ऑर्गेनिज्म को या तो कोई नंबर असाइन कर दिया जाता है या फिर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को या तो नंबर असाइन कर देंगे या फिर कोड असाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर दो पर वाले अगर मैंने क्या किया, मैंने कैरेक्टर असाइन कर दिया कि ऑर्गेनिज्म जिनके पास विंग्स है, तो मैंने ये कैरेक्टर असाइन कर दिया। अब इस कैरेक्टर को मैं क्या करूंगा, या तो नंबर दे दूंगा या कोड दे दूंगा, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर में सेव करना है। तो मैंने इसको एक नंबर दे दिया या कोड दे दिया और इसको सेव कर दिया। अब जब मेरे को कभी भी इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है तो मेरे को क्या याद रखना पड़ेगा, मेरे को नंबर या कोड याद रखना पड़ेगा। और इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर डाटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला टेक्सोनॉमी, जिसको बोला जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब अपन टेक्सोनॉमी का अगला टाइप पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट टाइप है टेक्सोनॉमी का, इस टाइप को बोला जाता है साइटोटेक्सोनॉमी। इसको क्या बोला जाता है, साइटोटेक्सोनॉमी। और ये जो टेक्सोनॉमी होती है, इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, दिस टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी is based on cytological information। तो ये जो टेक्सोनॉमी है किस पे बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। अब ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है कि सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर कितना है सेल में, ये हो गया एक साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ये हो गया। या फिर क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, तो इसको बोला जाता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। चलो तो सेकेंड टाइप के टेक्सोनॉमी के बारे में समझते हैं अपन। मैंने लिखा है कि जो सेकेंड टाइप की टेक्सोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है साइटोटेक्सोनॉमी। अब कोई भी बोलेगा ये साइटोटेक्सोनॉमी क्या है, तो मैं बोलूंगा कि साइटोटेक्सोनॉमी एक ऐसी टेक्सोनॉमी है जो किस पे बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग ग्रुप में रखेंगे, अलग अलग एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करेंगे, बट कौन से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मतलब ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि उनका
क्रोमोसोम नंबर कितना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, या फिर सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अपन ऑर्गेनिज्म को क्या करने वाले, क्लासिफाई करने वाले, और इस टाइप की क्लासिफिकेशन को बुलाया जाता है साइटोटैक्सोनॉमी। चलो अब लास्ट देख लेते हैं अपन। लास्ट जो है, ये लास्ट जो अपन देख रहे हैं, इस टाइप की टेक्सोनॉमी को बोला जाता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी लास्ट टाइप की जो टेक्सोनॉमी इसको बुलाया जाता है कीमोटेक्सोनॉमी। चलो कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में समझते हैं, और ये बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन, अपन लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट, डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट। चलो तो इसके बारे में भी समझते हैं। चलो तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को 3 डिफरेंट टाइप की टेक्सोनॉमी पढ़ा दी है। सबसे पहली टेक्सोनॉमी जो अपन ने पढ़ा था, इसको बोला था अपन ने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक ऐसी टेक्सोनॉमी है जिसको अपन कंप्यूटर्स में परफॉर्म करने वाले। क्या होता है इस प्रोसेस में? तो इस प्रोसेस में पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म के या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर, पूरे कैरेक्टर्स को या तो कोड या फिर कोई नंबर असाइन कर देंगे, और फिर नंबर असाइन करने के बाद डेटा को प्रोसेस करेंगे या फिर उसकी स्टडी की जाएगी। ये हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। सेकंड क्या है? तो सेकंड है साइटोटैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी? तो साइटोटैक्सोनॉमी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, अलग अलग एक पर्टिकुलर मैनर में रखेंगे, बट किस तरीके से रखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। और लास्ट जो टेक्सोनॉमी इसको बुलाया जाता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी जो होती है मेनली डिपेंड, कीमो का मतलब ये होता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब होता है केमिकल, और यहाँ पे कीमो का मतलब होगा केमिकल और टेक्सोनॉमी, तो ये जो टेक्सोनॉमी इसको केमिकल टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है, और ये डिपेंडेंट होती है केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे। मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। अगर ये प्लांट है, प्लांट में अगर ये एल्गे है तो इसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। अगर ये प्लांट है और ये प्लांट में ब्रायोफाइट है तो इसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है कीमोटेक्सोनॉमी, ये एक ऐसी टेक्सोनॉमी की कैटेगरी है जिसमें अपन क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में, कैटेगरीज में या फिर अलग अलग ग्रुप में रखेंगे, बट किस बेसिस पे रखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, कि उनके अंदर क्या केमिकल है। चलो तो यहाँ पे अपन ने 3 डिफरेंट टाइप के टेक्सोनॉमी पढ़ लिया है। एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। अब अपन यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं प्लांट किंगडम की, और जो प्लांट किंगडम की सबसे पहली कैटेगरी है, इस कैटेगरी का नाम है एल्गे। तो अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे एल्गे के बारे में। अगर मैं एल्गे की सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखूं तो एल्गे के पास क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्योंकि देखो अपन यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? प्लांट किंगडम के अंदर आ रहे हैं। और प्लांट किंगडम में जितने भी अपन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, या प्लांट किंगडम में जितनी भी कैटेगरीज अपन पढ़ेंगे, ये सारे कैसे होते हैं? प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट या फिर एक केमिकल की जरूरत पड़ती है, और वो पिगमेंट या केमिकल जिसकी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या होता है? क्लोरोफिल। तो सबसे पहला पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि एल्गे में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल। तो अपन लिख सकते हैं क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है एल्गे में, सबसे पहला पॉइंट। सिंपल सेकंड पॉइंट अगर अपन लिखे तो ये जो होते हैं कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है इनका, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगली चीज, नेक्स्ट चीज है इन लोगों के पास कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन लोगों की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको बोला जाता है थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो इसके बारे में अपन समझते हैं। व्हाट इज थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? ये थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? चलो इसके बारे में अपन समझते हैं। तो थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इन लोगों के पास ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ या फिर ट्रू रूट, ये सारी चीज प्रेजेंट नहीं होती। क्या बोल रहा हूं मैं? थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैंने कहा है तो मैं इसमें लिख दूंगा कि दे डू नॉट हैव ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट या फिर ट्रू फ्लावर बोल सकते हैं अपन। तो क्या बता रहा हूं मैं, समझते हैं अपन थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो मैंने बोला कि एल्गे जो है, ये एल्गे किसके, कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आता है प्लांट किंगडम के अंदर। एल्गे किसके अंदर आता है? प्लांट किंगडम के अंदर आता है।
अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या देखी कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि ऑटोट्रोपिक होते हैं तो इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और ये कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सिंपल होता है। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि इन लोगों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इन लोगों की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इन लोगों के पास ट्रू स्टेम, मतलब सच्ची में कोई स्टेम नहीं होता है, या फिर कोई लीफ नहीं होती है, ट्रू लीफ नहीं होती है, ट्रू रूट नहीं होता है, ट्रू फ्लावर नहीं होता है, बट इन लोगों के पास इनके जैसा दिखने लायक स्ट्रक्चर होता है। इनके पास स्टेम नहीं होता है बट स्टेम जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती नहीं होती बट पत्ती जैसे दिखने लायक एक स्ट्रक्चर होता है, रूट नहीं होते बट रूट जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसको बोला जाता है थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन लोगों के पास ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ या फिर ट्रू रूट्स या ट्रू फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है, तो उन लोगों के पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बोला जाता है थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास क्या प्रेजेंट रहता है, तो इनके पास पर्टिकुलरली पता है क्या प्रेजेंट रहता है, रूट जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, या फ्लावर जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर, या स्टेम जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इनके पास। तो ये हो गए 3 पॉइंट। अब अगला पॉइंट लिखो, तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी है, तुमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ये क्या लिखा है मैंने कि ये जो होते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। क्यों ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे जिसको अपन बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये क्या करेंगे, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन, एल्गी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लार्जली एक्वाटिक होते हैं, लार्जली एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये दोनों पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश एज वेल एज मैराइन वाटर। तो अपन लिख देंगे फाउंड इन बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर, मैराइन वाटर। इसका मतलब क्या कि ये जो एल्गे है ये कहां पाए जाएंगे, एल्गे जो होते हैं ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं। और कौन से पानी में पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और खारे पानी में, सॉल्टी वाटर या मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं अपन इनके, अगर मैं बात करूं इनके अदर हैबिटाट की, मतलब इसके अलावा और कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, तो इनके जो अदर हैबिटाट है ये है मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड्स। तो ये कहां पाए जाते हैं, या तो ये नमी वाले पत्थरों पे पाए जाते हैं, या फिर ये मिट्टी में पाए जाएंगे, या फिर ये किस में पाए जाएंगे, लकड़ी में पाए जाएंगे। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे अपन एल्गे की। तो ये अपन ने पढ़ा कि अभी की एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, या तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, या फिर कैसे पाए जाएंगे, मैराइन वाटर में पाए जाएंगे। इसके अलावा भी ये कुछ जगह पे पाए जाते हैं, जैसे ये मॉइस्ट स्टोन, मतलब ऐसे पत्थर पे पाए जाते हैं जहां पे नमी प्रेजेंट हो, या फिर ये मिट्टी में पाए जाएंगे, या फिर कहां पाए जाएंगे, वुड में पाए जाएंगे। वुड मतलब लकड़ी पे पाए जाएंगे। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, तो तुम लोगों को अगर याद हो तो अपन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो एल्गे होते हैं ये एल्गे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। ये एल्गे क्या करते हैं, ये एल्गे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअलिज्म बनाते हैं। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने एक एग्जांपल पढ़ाया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, जिसका नाम था लाइकेन। मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल बताया था लाइकेन के बारे में, जो कि क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर इसको म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए कैसे रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल अपन ने पढ़ा था लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है एल्गे, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है फंजाई। तो इसमें दो ऑर्गेनिज्म जुड़े हुए होते हैं, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्यों ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि एल्गे क्या करते हैं, एल्गे होते हैं ऑटोट्रोपिक। एल्गे कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। और फंजाई कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो एल्गे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और किसको देते हैं, फंजाई को देते हैं। तो फंजाई को खाना मिल गया, इससे फंजाई को फायदा हो गया। अब एल्गे को फायदा क्या है, तो फंजाई क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एल्गे को, पहला फायदा। और दूसरा फायदा वो क्या करते हैं, तो वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके देते हैं, वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके देते हैं एल्गे को।
ताकि एल्गे क्या कर सके, खाना बना सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन ने देखा है एल्गे के बारे में। क्या क्या है कि इनके क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, इनके पास थैलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। थैलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इनके पास सच्ची का कोई स्टेम नहीं होगा, सच्ची का कोई रूट नहीं होगा, सच्ची की कोई लीफ नहीं होगी, बट इसके जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर अगला पॉइंट देखा कि ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा कि ये लार्जली एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और कौन से पानी में, या तो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं या फिर खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, ये कुछ अदर हैबिटाट में भी पाए जा सकते हैं, मतलब कुछ दूसरे जगह पे भी पाए जा सकते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन मतलब नमी वाले पत्थरों पे, मिट्टी पे भी पाए जा सकते हैं, या फिर किस पे पाए जा सकते हैं, वुड पे पाए जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो अपन ने देखा है ये है कि ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं या फिर ये कुछ म्यूचुअलिज्म बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं, तो ये म्यूचुअलिज्म शो करते हैं एल्गे और फंजाई। एल्गे जो होते हैं ये फंजाई के साथ जुड़े हुए होते हैं और इस टाइप के एसोसिएशन को बुलाता है म्यूचुअलिज्म या फिर इसको बुलाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें ये दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा है। तो अब अपन एल्गे के आगे के पॉइंट्स देखते हैं, सभी लोग ध्यान देना। तो क्या है इसके आगे के पॉइंट्स, चलो। तो अभी तक के अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी है एल्गे की। अब अपन बात करते हैं एल्गे में रिप्रोडक्शन की। जब अपन बात करते हैं एल्गे में रिप्रोडक्शन की, तो एल्गे जो है वो 3 टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कौन से रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं, चलो देखते हैं। एक ये लोग शो करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये शो करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ये शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ये लोग शो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हो तुम लोग। तो ये 3 टाइप के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करते हैं एल्गे। या तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, या तो फिर ये क्या करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं। चलो इसके बारे में अपन समझते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पर्टिकुलरली जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करते हैं उस टाइप के प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या शो करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ये शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी जिसको अपन ने थैलस बॉडी बोला था, ये बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और फिर ये फ्रेगमेंट क्या करता है, ये फ्रेगमेंट आगे चल के डेवलप होकर एक नया एल्गे की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये हो गया इनका सबसे पहला रिप्रोडक्शन। मैंने अभी बताया कि रिप्रोडक्शन ये 3 टाइप से शो कर सकते हैं। कौन से टाइप, या तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, या तो क्या करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। जब ये ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तब ये कौन सी प्रोसेस शो करते हैं, तब ये शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब इनकी बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और फिर ये फ्रेगमेंट्स डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। तो चलो अपन देखते हैं कौन से टाइप के स्पोर बनाते हैं। तो इसमें लिख देते हैं अपन कि दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो ये जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। और जो सबसे कॉमन स्पोर बनाते हैं, ये जो मोस्ट कॉमन स्पोर बनाते हैं, इस मोस्ट कॉमन स्पोर को बुलाया जाता है ज़ूस्पोर। अपन ने पढ़ा है ज़ूस्पोर के बारे में। ज़ूस्पोर को अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ज़ूस्पोर मतलब क्या होता है, ज़ूस्पोर जो होते हैं कैसे स्पोर होते हैं, ये होते हैं मोटाइल स्पोर्स। चलो तो अपन ने अगला प्रॉपर्टी देखा, क्या देखा कि जब भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाएंगे। बट इसमें से भी एक सबसे कॉमन स्पोर ये बनाते हैं, मतलब सारे फंजाई ये कॉमन स्पोर बनाते हैं। और ये कौन सा स्पोर होता है, ये होता है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर एक ऐसा स्पोर है जो मोटाइल स्पोर है, जो क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो अपन ने 2 टाइप के रिप्रोडक्शन देख लिया, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। अब अपन 3rd टाइप का रिप्रोडक्शन देखते हैं जिसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त क्या करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें कैसे होता है, तो इट इज डन बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गमेट्स। जब 2 गमेट आपस में फ्यूज करेंगे, मतलब ये सिंपली अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पे गमेट बनाएंगे। गमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस।
अगर मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अपने को आंख बंद करके बता देना, कहीं पे भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या बनेगा, गमेट बनेगा। और जब गमेट बन जाएंगे तो गमेट्स के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। जब दो गमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा तभी जाके क्या मिलेगा, जायगोट मिलेगा, और तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। चलो, तो अब अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पता है इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, चलो अपन देखते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला जो अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर जो गमेट्स है, ये गमेट्स अगर फ्लैजिलेटेड है, अगर ये गमेट कैसे है, ये गमेट्स अगर फ्लैजिलेटेड है, यहां इसमें लिख देता हूं कि गमेट्स अगर फ्लैजिलेटेड है, और ये कैसे, सिमिलर इन साइज, तो इसके जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। चलो, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चलो अपन समझते हैं। अब भी मैंने बोला कि जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त क्या क्या करेंगे, गमेट बनाएंगे, गमेट फॉर्मेशन करेंगे, और गमेट जब बन जाएंगे तो ये गमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन करने के बाद जायगोट बनाएंगे, और वो जायगोट आगे चल के एक नए एल्गे के फॉर्मेशन करेंगे। अब होता क्या है, सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर गमेट्स फ्लैजिलेटेड है, इसका मतलब क्या, कि ये अगर गमेट है और इस गमेट में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे फ्लैजिलेटेड गमेट। अगर गमेट है और गमेट में फ्लैजिला प्रेजेंट है, देन दिस गमेट इज नोन एज फ्लैजिलेटेड गमेट। तो अगर गमेट फ्लैजिलेटेड है, मतलब अपन इस टाइप के गमेट को पता है क्या बोल सकते हैं, फ्लैजिलेटेड गमेट जो होते हैं ये मोटाइल गमेट होते हैं, क्योंकि फ्लैजिला क्या करता है, लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अगर गमेट्स फ्लैजिलेटेड है, या फिर उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, या फिर अगर मोटाइल अगर गमेट है और सिमिलर इन साइज, मतलब दोनों गमेट सेम साइज के हैं, तो इसका एग्जांपल पता है क्या है, इसका एक एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एक एल्गे है जिसके गमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं और गमेट्स का साइज कैसा होता है, सेम होता है। अगली कंडीशन अपन देखते हैं, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर गमेट्स जो है ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब गमेट्स में फ्लैजिला नहीं है, अगर गमेट्स जो है नॉन फ्लैजिलेटेड है बट सिमिलर इन साइज, पर सिमिलर है साइज में, सिमिलर इन साइज, तो इसका क्या एग्जांपल है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। चलो, तो अपन सेकंड कंडीशन भी देखते हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशन में अपन ने क्या देखा कि गमेट जो है फ्लैजिलेटेड है, मतलब गमेट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है, मतलब गमेट कैसे है, मोटाइल है, और उसके साथ साथ गमेट का साइज कैसा है, दोनों गमेट का साइज सेम है, सिमिलर साइज है। सेकंड कंडीशन, तो इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था यूलोथ्रिक्स। अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन में अपन क्या देख रहे हैं कि अगर गमेट नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब ये है कि गमेट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। अगर गमेट नॉन फ्लैजिलेटेड है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं नॉन मोटाइल, अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो गमेट मोटाइल नहीं होंगे। तो अगर गमेट नॉन फ्लैजिलेटेड है और उनका साइज कैसा है, सेम है, सिमिलर है साइज, तब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें जो एल्गे आते हैं उस एल्गे का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में एल्गे जो होते हैं ये 3 अलग अलग प्रोसेस के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, गमेट बना सकते हैं। तो देखते हैं अपन ये 3 अलग अलग प्रोसेस क्या है। सबसे पहली प्रोसेस जो इसको बोला जाता है आइसोगैमस, जो सबसे पहली प्रोसेस है इसको बोला जाता है आइसोगैमस। अब आइसोगैमस कंडीशन कैसी होती है, तो आइसोगैमस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दोनों गमेट्स के साइज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसमें लिख देंगे बोथ द गमेट्स आर सेम इन साइज। देखो, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि इनमें गमेट फॉर्मेशन कितने तरीके से होता है। तो इनमें गमेट फॉर्मेशन जो होता है, गमेट फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो गमेट फॉर्मेशन एल्गे में 3 डिफरेंट टाइप से देखा जाता है, 3 डिफरेंट टाइप्स में देखा जाता है। सबसे पहला टाइप होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो गमेट बनते हैं, दोनों मेल गमेट और फीमेल गमेट, उनका साइज कैसा रहता है, सेम साइज रहता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, तो इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। अब अपन सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन जो होती है, ये होती है एनिसोगैमस होता है सेकंड कंडीशन। अभी एनिसोगैमस कंडीशन क्या है, तो चलो अपन समझते हैं। एनिसोगैमस में लिखता हूं मैं, देखना यहां पे मैंने लिखा है गमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो गमेट्स होंगे उनके साइज कैसे होंगे, अलग अलग होगा। या तो एक गमेट छोटा होगा और एक गमेट कैसा होगा, बड़ा होगा। अब अगर बात करूं एनिसोगैमस के एग्जांपल की, तो एनिसोगैमस का एग्जांपल है यूडोरिना एग्जांपल है एनिसोगैमस का। और थर्ड कंडीशन होती है ऊगैमस।
थर्ड कंडीशन जो होती है, कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है oogamous। इस कंडीशन में पता है कुछ अलग ही चीज देखी जाती है। इस कंडीशन में जो फीमेल गमेट होता है, ये फीमेल गमेट जो होता है ये कैसा होता है, ये लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। बट जो मेल गमेट होता है, ये मेल गमेट कैसा होता है, तो ये मेल गमेट जो होता है ये होता है स्मॉल और ये होता है मोटाइल। और अगर मैं बात करूं oogamous के एग्जाम्पल की, तो oogamous का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स या फिर इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। वॉलवॉक्स या फिर फ्यूकस एग्जाम्पल है oogamous का। तो सभी लोग ध्यान दो, अपन लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बताता हूं मैं। तो अपन लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एल्गे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, अगर एल्गे कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, तो एल्गे में 3 अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है, गमेट्स बनने की प्रोसेस हो सकती है। अब ये क्या है, 3 अलग अलग प्रोसेस। तो एक प्रोसेस है आइसोगैमस, एक है एनिसोगैमस और एक है oogamous। आइसोगैमस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो गमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गमेट बनेंगे, ये कैसे होंगे, इन दोनों का साइज सेम होगा। और इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। फिर इसके बाद एनिसोगैमस। एनिसोगैमस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो गमेट बनेंगे इन लोग का साइज कैसा होगा, डिसिमिलर होगा, अलग अलग साइज होगा। एक का साइज एक गमेट बड़ा होगा या तो एक गमेट छोटा होगा। चलो, तो इसके एग्जांपल की बात करूं मैं तो इसका एग्जांपल है यूडोरिना। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड कंडीशन की, तो इसको बुलाता है oogamous। oogamous एक स्पेशल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल गमेट होता है ये लार्ज होता है, बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाता है। और जो मेल गमेट होता है ये स्मॉल होता है और कैसा होता है, मोटाइल होता है, मतलब ये मूवमेंट कर पाता है। इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। तो यहां पे अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली है एल्गे की। एल्गे की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपन ने यहाँ पे पढ़ के खत्म कर ली है।